हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 6 चैप्टर 16। आज के चैप्टर का नाम है झांसी की रानी। आज हम इनकी कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी झांसी की रानी अंक से ली गई है। इसमें अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध के वर्णन को लेखक ने बड़ी ही सुंदर ढंग से वर्णित किया है। आइए पढ़ते हैं। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पाए। आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहां आपकी आज्ञा होगी। वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूंगा। मुंदर, मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल निकट ही रहें। मुझे लगता है मैं आज मारी जाऊंगी। आपके निकट होने की से शांति मिलेगी। रघुनाथ सिंह, मैं भी नहीं बचूंगा। रानी साहब को किसी प्रकार सुरक्षित रखना है। मैं तुम्हें तुरंत ही स्वर्ग में मिलूंगा। केवल आगे पीछे की ही बात है। वह सूखी हंसी हंसा। यहाँ पे मुंदरबाई और रघुनाथ सिंह के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है कि रघुनाथ सिंह कहते हैं कि तुम आज लक्ष्मीबाई के निकट ही रहना, आज उन्हें क्षण के लिए भी मत छोड़ना, आज अंतिम युद्ध है। तो मुंदर के पूछिए आप कहाँ रहेंगे? तो रघुनाथ सिंह कहते हैं मैं भी आप लोग के आसपास ही रहने का प्रयत्न करूंगा। मुंदरबाई कहती है मुझे लगता है आज मैं मारी जाऊंगी, तो आप निकट ही रहना, मुझे संतुष्टि मिलेगी। तो रघुनाथ सिंह कहते हैं मुझे लगता है आज मैं भी मारा जाऊंगा, तो आगे पीछे का ही फर्क रहेगा, स्वर्ग में मिलेंगे। इतने कहते कहते वे एक सूखी हंसी हंस देते हैं। मुंदर ने रघुनाथ सिंह की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। कुछ कहने के लिए होठ हिले। रघुनाथ सिंह की आंखें भी धुंधली हुई। दूर से दुश्मन ने बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नापकर प्रणाम किया और उसके ओट में जल्दी जल्दी आंसू पहुंच डाले। रघुनाथ सिंह ने मंदिर को नमस्कार किया और दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुंचे। तो अब आगे ये बात कहते ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों की आंखें धुंधली हो गई आंसू के कारण। लेकिन जैसे ही शत्रु की बात सुनाई दी तो बस रघुनाथ सिंह शरबत का गिलास लेके रानी की ओर बढ़े। मुंदर ने शरबत जूही को पिलाया और रघुनाथ सिंह ने रानी को। अंग्रेजों के बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धमाका हुआ। गोला सन्ना कर ऊपर से निकल गया। रानी दूसरी कटोरा नहीं पी सकी। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर का आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मेरे मारे जाने पर वे विधर्मी मेरी देह को छू ना पाए। बस घोड़ा लाओ। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थी। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धमाका हुआ। रानी मुस्कुराई और बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। तो अब क्या हुआ बच्चों? जैसे ही वो शरबत लेके रानी के पास पहुंचे, दुश्मन के तो ऊपर से निकल गया धमाका। तो रानी दूसरा गिलास नहीं ले पाई। लेकिन रानी ने क्या कहा? रानी ने रामचंद्र देशमुख से कहा कि आज दामोदर को पीछे बांधो। आज तुम्हें मेरी जान से ज्यादा अपनी जान बचानी है। तुम्हें ध्यान रखना है कि दुश्मन मेरी देह को हाथ ना लगा पाए अगर आज मेरी मृत्यु हो गई। और दामोदर को दक्षिण की दिशा में ले जाना, सुरक्षित पहुंचा देना। वो आगे क्या कहती है? वो कहती है दूसरी बात ये जो कि दुश्मन उनकी देह को छू ना पाए और घोड़ा लिया। अब वो घोड़ा लेकर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू की छलछलाहट थी। जैसी दुश्मन की अब की बार जो तोपों की आवाज आई तो उनके मुंह से क्या निकला? यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलछलाती हुई आंखों को देखकर रानी ने कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है। मुंदर जा, तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इसी से काम निकालूंगी।
अब वो क्या कहती है, उसकी आंखें जब छलछलाती हुई देखती है तो वो मुंदर से क्या बोलती है, ये आंसू छलकाने का समय नहीं है, जा जल्दी से अपने घोड़े पे बैठ जा। और अपने घोड़े को देखकर वो क्या बोली, ये असबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु आज अब इससे ही काम निकालूंगी। जूही के सर पर हाथ फेरकर रानी ने कहा, जा जूही, अपने तोपखाने पर छका तो दे इन बैरियों का आज। जूही ने प्रणाम किया, जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको ना दिखला पाई, खैर। इतने में सूर्य का उदय हुआ। सूर्य की किरणों से रानी के सुंदर मुख की प्रदीप्त किया। इसके नेत्रों की ज्योति धोरे चमत्कार से भस्मान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। तब आगे क्या हुआ, आगे उन्होंने जूही से कहा कि जा और इस बार छका आजाद बैरियों को। तो जूही क्या बोलती है, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको ना दिखा पाई, लेकिन खैर। इतने में सूर्योदय हुआ और रानी की खूबसूरत जो प्रतिबिंब है वो दिखाई दी और उनके नेत्रों की जो चमत्कार भसामन है वो भी दिखाई दी। इतने में जो उनके ऊपर मोती हीरो का कंठ दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई, पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा कि कई दिन से बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का रानी ने पूर्व से और झपट लगाई। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटने पूर्व को और दक्षिण की बिहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई दिशाओं के आक्रमण की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थीं। हुजर सवारों ने पहला हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजर रणकौशल के मारे अंग्रेज जनरल तड़ा गए। काफी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चा से निकल जाने की गुंजाइश ना मिली। अब आगे क्या हुआ, उत्तर और पश्चिम की दिशा, अब उत्तर और दक्षिण की जो दिशाएं थी वहां पे तात्या और राव साहब मोर्चे पे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब थे और रानी ने पूर्व से छरपट्टा लगाई। तद दिवस में जो हार के किरण अंग्रेज जनरल सावधान चिंतित थे और वहां पे जो पैदल पलटने पूर्व और दक्षिण की भीड़ में छिपा ली और हुजर सवारों को कई दिशाओं में आक्रमण किया। अब सब मिलकर अलग अलग दिशाओं में आक्रमण करने लगे। बंदूकों का जवाब बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पे आक्रमण किए, जिसकी वजह से जो अंग्रेज जनरल थे वह थर्रा गए। काफी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों की पेशवाई मोर्चा से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेजी नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजर सवार ने बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही को की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उसको खबर मिली कि पेशवा के अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेश हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। तब आगे क्या हुआ, अंग्रेजों ने प्लान किया कि अब जूही की जहां पे वहां पे आक्रमण करेंगे। और जैसे ही रानी ने उसकी सहायता के लिए लोग भेजे तो उन्हें क्या मिला संदेश, उस समय उनको ये खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश जो ग्वालियरी सेना है वो सरदार अपने महाराज की शरणों में चले गए। तो रानी ने कहा, मुझे सुबह ही इस बात पर आदेशा हो रहा था, संदेश हो रहा था इसका कि ग्वालियरी कब पक्का कुछ गड़बड़ी करेंगे। घाट में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। रानी बोली, आज तो कुछ संभव है वह करो। इसकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस
धूसरहित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चाकदौड़ पैदा कर दी। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियर सेना के पक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए और अंग्रेज उनमें से घुसने लगे हैं। अब धीरे धीरे करके अब महाशूरी, और ऐसे में ऐसा संदेश मिला कि वहां पे जो राव साहब के 2 मोर्चे हैं वो छिन गए, अंग्रेज उसमें से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसको स्थिति संभालने की आज्ञा देकर वह एक और बढ़ी। उधर सवार जूही को तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और मारी गई, परंतु शत्रु की तलवार जिसे चीरने में असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अंत्य दिव्यता की गोद में खिल रही। अब अंत में अंग्रेजों ने जूही को भी मार दिया, पर वो क्या नहीं मार सके, उसकी मुस्कुराहट जो उसके अंत में तक उसके साथ थी। वर्दी के कट जाने पर हुजरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया। अब आगे चल के अंग्रेजों को क्या पता कि वर्दी के पीछे एक स्त्री थी, फिर रानी ने तोपखाने का प्रबंध किया। इतने में ही ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों की छिपे हुए स्थानों से निकाला। वह संगीने सीधी कि रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर 2 प्रवासियों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई, उसके पैर उखड़े भाग उठी। रानी ने प्रोत्साहन उत्तेजन दिया, परंतु उनके और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीनों और हुजरों के घोड़े आ चुके थे। अब आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी जो छिपी हुई पलटनी थी वो भी निकाल दी और रानी की ओर आक्रमण करना शुरू किया। रानी इनकी जब पेशवा की पैदल पलटन जो है वो घबरा गई और उस ओर दौड़ने लगी। जब रानी अपना पूरा साहस कर रही थी तो उन्होंने जब पीछे देखा तो क्या देखा कि भागती हुई पलटन के बीच गोरों की संगनी और हुजरों के घोड़े आ चुके थे। अंग्रेजों की कड़ाबीनें, संगनों और तोपें पेशवाई सेना का संहार कर उठी। पेशवा की 2 तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। अब धीरे धीरे करके जो अंग्रेजी सेना है वो सब मारकर आगे बढ़ने लगी। पेशवा की जो 2 तोपें थी वे भी उन्होंने छीन ली थी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। ना कड़ाबीन की परवाह ना संगनी की भय, ना और तलवार तो मानो उनको ईश्वरीय देन थी। उस तेजस्वी दल में घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे को शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। यह मिलान लगभग असंभव था क्योंकि उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्य हुजूर सवार और संगीन बर्दात पैदल थे, परंतु उन बचे कुचे लाल कुर्ती वीरों में अपनी तलवारों की आड़ बनाई। अब आगे क्या हुआ? रानी की रक्षा के लिए जो लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। ना कीड़वन का परवाह और ना ही संगनी की भय, तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन हो गई थी। वे बड़े ही तेजस्वी दल से घंटों तक लड़े। अब धीरे धीरे जो रानी थी वो दक्षिण की ओर मोर्चे की तरफ मुड़ने लगी। वहां पे वैसे तो मिलान बिल्कुल असंभव था क्योंकि उस भागती पैदल पलटन और रानी के बीच बहुसंख्य हुजूर सवार और संगनी बरदाल पैदे, परंतु उन बचे कुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों से थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाई, अपना मार्ग बनाना आरंभ किया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोनरेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई पेशवाई पैदल पलटन मुंदर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख थे। पीछे कुंवर गुलसुमत और केवल 20 पश्चिम अविश्वर लाल सवार थे।
अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सबके चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट कर घेरे का काम करते जा रहे थे। अब क्या हुआ, लेकिन रानी ने अपने घुड़सवार की जो चाल थी वो अपने दांतों में ली और दोनों हाथों से सामना करने लगी और धीरे धीरे करके दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती हुई रही। लेकिन जो अगल बगल रघुनाथ सिंह और चंद्रनाथ देशमुख थे, पीछे कुंवर गुलाम से और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार थे। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में ही इन सबके चारों तरफ घेरा डाल दिया और सिमट कर सबको कम करते जा रहे थे। परंतु रानी का द्वितीय तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे के भी सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिक को सहायता से अंग्रेजों का व्यू पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यू में होकर बच निकलने की रणनीति का पारंगत पंडित था। अंग्रेजों थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ विलंब था। अब जो तात्या थे वह कठिन से कठिन व्यू में होकर बच निकलने का रणनीति का प्रतंग पंडित था, जिस वजह से अंग्रेजों ने थोड़ी सी तो लाल कुर्ती पे अपनी सिरने रखी और बाकी तात्या के पास पहुंची। अब सूर्यास्त होने में कुछ ही समय विलंब रह गया था। लाल कुर्ती का अंतिम स्वारा मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। पीछे से कड़ाबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार तथा आगे कुछ संगिन वाले गोरे पैदल थे। अब धीरे धीरे रानी के चारों ओर जो सवार थे वह कम होते गए। अब उनके पास सिर्फ पीछे से कड़ाबीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार तथा आगे कुछ संगनी वाले गोरे पैदल थे। रानी ने पीछे की तरफ देख रघुनाथ सिंह और गुलमोहर तलवार से अंग्रेज सैनिक की संख्या कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहा था। दूसरी ओर रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर और को इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खलाखट साफ करने आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बर्बर की हुल रानी के सीने के नीचे पड़ी। हुल करा रही थी परंतु आते बच गई। तो अब आगे क्या हुआ, अब जिस तरीके से रानी के पास लोग कम होते जा रहे थे तो उन्होंने आगे के जो उनके रघुनाथ सिंह थे उनके मन में उनको बचाने के लिए अपनी दूसरी जो उनके साथ थी दामोदर राव की उनकी चिंता थी, तो रघुनाथ सिंह के मन में दामोदर की चिंता थी इस बच्चे को कैसे बचाया जाए। तो रानी ने क्या किया, रानी ने आगे जाकर अपने दूसरी सैनिक को कहा कि तुम जाके रघुनाथ सिंह की सेवा करो और उनके साथ लड़ो, उनके साथ जाकर। अब तो आगे चल के उनके पास बहुत ही कम सेना बची थी। रानी ने सोचा स्वराज्य की नींव बनने जा रही हूं। रानी का खून बह निकला। अब आगे चल के क्या हुआ, रानी को भी एक बहुत बड़ी मार पड़ी जिसकी वजह से हुल करा रही थी परंतु उनकी आते बच गई। रानी ने अपने मन में क्या सोचा कि स्वराज्य की नींव बनने जा रही हूं। रानी का खून बह निकला। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे रानी आगे निकल गई। उसके साथ ही दाएं बाएं और पीछे 8-10 गोरे घुड़सवार उनको पिछवाए हुए। रघुनाथ सिंह पास थे। रानी ने कहा मेरी देह को अंग्रेज ना छूने पाए। गुलमदन ने भी सुना और समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुंदर पर पिस्तौल दागी। उनके मुंह से केवल ये शब्द निकले, भाई साहब मैं मरी और मेरी देह भगवान। तो अब क्या हुआ, अब ऐसे करके उन्होंने रघुनाथ सिंह से सिर्फ क्या कहा कि मेरी देह को अंग्रेज ना छू पाए। अब आगे चलकर जो उनकी दासी थी वह उनको भी मारा गया, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला, भाई साहब मैं मरी और मेरी देह भगवान।
अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। रानी ने मुड़कर देखा और रघुनाथ सिंह से कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे ना छू पाए। और वह घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवारों पर तलवारें की बिछौर करने लगी। कई कटे मुंदर को मारने वाला मर गया। अब जिसने मुंदर को मारा था वो भी मर गया, लेकिन पीछे पलट कर रानी साहब ने क्या कहा रघुनाथ सिंह से कि इसकी देह को कोई ना छू पाया, और आगे चल के उन्होंने उसको भी मार डाला जिसने उसे मारा था। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुंदर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। अब रघुनाथ सिंह ने एक साफा फाड़कर मुंदर को अपनी पीठ के पीछे बांधकर आगे बढ़ने लगा। गुलमोहर बाकी सवारों से उलझा। रानी के फिर सोन रेखा नाले की और घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ ही गया। अंग्रेज सवार 4-5 रह गए थे। गुलमोहर उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो गया। रानी तेजी से 7 नाले कर पार कर गई। अब धीरे धीरे करके बस 4-5 ही अंग्रेज सवार रह गए थे, सबको मार दिया था। और तो और गुलमोहर उनको बहकाकर रानी के साथ हो गए और रानी तेजी से 7 नाले पर आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ। अब आगे चल के जो घोड़ा है उसने आगे चलने से मना कर दिया। रानी ने खूब कोशिश की उसे पुचकारने की, पर सब व्यर्थ रहा। इतने में वहां अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक घोड़े ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दागी। गोली उनकी बाई जंगा से पड़ी। वह गले में मोती हीरो का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुए थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब कंठा मेरा हुआ। तो अब क्या हुआ, उन्होंने रानी को बड़ा सरदार समझ के क्या सोचा कि कंठा मेरा हुआ, और रानी के ऊपर गोली बरसाई जो उनकी दाहिनी जांघ पे लगी। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की लगाम पकड़ी और दूसरे जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। इस सवार के पीछे से एक और सवार निकल पड़ा। अब सब लोग, अब धीरे धीरे करके रानी ने अपनी जाट संभाली अपने घोड़े को और एक तलवार से सबको मारना शुरू किया। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर एक पैर की एड़ लगाई। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह 2 पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के पहरे पेट और जांघा के घाव से छूट रहे थे। अब वो जो घोड़ा था वो कई प्रयत्न करने पे भी नहीं हिल रहा था, वो अपने 2 पैरों पे खड़ा हो गया। रानी से भी ज्यादा अब एक पैरों का काम नहीं कर रहा था और उनके पैरों पे और सीने पे जख्म से लहू बह रहा था। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुलमोहर के पहुंचने के पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पे कर दिया। वह उनकी दाई ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और आंखें बाहर निकल पड़ी। इस पर उन्होंने अपने घातक और तलवार चलाई और उनका कंधा काट दिया। अब आगे क्या हो, जब गुलमोहर जो है वो आगे बढ़ते हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका। अब वो अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु जो अंग्रेज सवार था उसने गुलमोहर के पहुंचने से पहले ही तलवार रानी के सर पर रख दी। वह उनकी दाई ओर पड़ा। सर का जो वह हिस्सा था वो कटकर और आंखें बाहर निकल पड़ी। इस पर उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उनका कंधा काट दिया। गुलमोहर ने उस सवार के ऊपर कसकर अपना भरपूर हाथ छोड़ा। उसके 2 टुकड़े हो गए। बाकी 2-3 अंग्रेज सवार बचे थे। उन पर गुलमोहर बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने एक को घायल कर दिया, दूसरे को घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब धीरे धीरे करके गुलमोहर ने जो वो 2-3 लोग बचे थे उनको भी मार दिया। अब वहां कोई शत्रु ना था। जब गुलमोहर मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए हैं। तो अब उसने क्या देखा कि जो रामचंद्र है वो घोड़े से गिरती हुई रानी को पकड़े हुए हैं।
दिन भर के थे मांदे भूखे प्यासे, धूल और खून से सने हुए गुलमहद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम रहम। तो वो भगवान से क्या कहते हैं कि थोड़ा रहम कीजिए। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े पर से संभाल कर उतारा। आवेश में आकर उस अड़ियल घोड़े को एक लात मारी, वह अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। तो अब क्या हुआ, जिस घोड़े की वजह से रानी को चोट लगी थी उसमें आवेश में आकर उन्होंने उसको लात मारी और वो अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण की भी विलंब नहीं करना चाहिए, अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो, सूर्योदय होने ही वाला है। तो वो आगे क्या कहते हैं, अब हमारे पास समय नहीं है, इनको अपने घोड़े पे बांधो और बाबा गंगादास की कुटी पर ले चलो, सूर्योदय होने ही वाला है। देशमुख का गला रूंधा हुआ था। बालक दामोदर अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएंगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभालकर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ ने गुलमोहद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ते हैं। यदि याद कीजिए, अपने मालिक ने यह कहा था कि अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। मोहम्मद चौंक पड़ा, साफे के छोर से आंसू पहुंचे, गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुगति से बाबा गंगाधर की कुटी पर पहुंच गए। तो अब क्या हुआ बच्चों, जब क्या कहते हैं उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उससे क्या कहा, अभी ये रोने की रो मत, ये सही हो जाएंगी जब हम इनकी पट्टी करेंगे। आगे चल के उन्होंने कहा कि अश्रु बहाने का टाइम नहीं है, ये हमारी, अगर हम अश्रु बहाएंगे तो याद रखो अंग्रेज अभी भी लड़ रहे हैं। अगर हम लड़ते रहे, अगर हम यही पड़े रहे और आगे नहीं बढ़े तो हमारी मालिक का क्या नाम वो था कि उनकी देह को कोई भी अंग्रेज छूना नहीं चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो इनकी देह का क्या होगा। तो इसी तरीके से वो आगे बढ़े और गंगादास की कुटी तक जा पहुंचे। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।